कश्मीर फिर हो रहा लहूलुहान। टारगेट किलिंग आतंकियों का नया प्लान। निशाने पर सिख और कश्मीरी पंडित। अमन से बौखलाया पाकिस्तान। साजिश के पीछे इमरान, बदला लेगा हिंदुस्तान। हत्यारों से कश्मीर को फिर बचाएंगे। जन्नत से आतंक का नामो निशा मिटाएंगे। वीर सपूतों की तैयारी हर साजिश पर पड़ेगी भारी। बेकसूरों को गोलियों से भूना, आतंक का घिनौना चेहरा। न्यू कश्मीर है जन्नत, इमरान को पसंद है दहशत। आतंक पर करो फाइनल प्रहार, बदला लो सरकार। नमस्कार, मैं हूं रहित राकेश टंडन। देश का सवाल में आपका स्वागत है। जी हां, आतंक एक बार फिर अपना फन उठा रहा है। कश्मीर एक बार फिर लहूलुहान हो रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आज एक बड़ा आतंकी हमले ने सेना के एक जेसीओ समेत कुल 5 जवान को शहीद कर दिया। जी हां, आतंकियों ने घात लगाकर सुरक्षा बलों पर हमला किया, जिसका सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। घाटी में आतंकी बिल्कुल नए प्लान के साथ अब न सिर्फ सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं, हां, बल्कि एक खास मकसद के साथ गैर मुस्लिम यानी कश्मीरी पंडितों और सिख निशाने पर हैं। सूत्रों के माने तो 370 हटने के बाद आतंकी बौखलाए हुए हैं और अपने मौजूदगी को दर्शाना चाहते हैं। नए सिरे से घाटी में खौफ फैलाने के लिए इस तरह की टारगेट किलिंग का अंजाम दिया जा रहा है। गौरतलब है कि इस टारगेट किलिंग में ज्यादातर स्थानीय कश्मीरी युवकों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इन कश्मीरी युवकों को हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान से हो रही है। बड़ी तादाद में हथियार बीएसएफ ने पिछले दिनों जब्त किए हैं, जिन पर मेड इन पाकिस्तान का ठप्पा लगा हुआ है। यानी एक बात बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान नई साजिशों के साथ घाटी में आतंकी वारदातों को अंजाम देने में जुटा हुआ है। घाटी में आतंक के नए प्लान पर चर्चा करेंगे हम अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उसके पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे आपको लेके चलते हैं। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे कश्मीर का दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर बता रहे हैं। 2 दिन के दौरे पर कश्मीर जाएंगे अमित शाह। घाटी में ताजा हालात पर करेंगे समीक्षा। 23 से 24 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरा करेंगे अमित शाह। गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय टीम भी साथ जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री ने अपना दौरा आप कह सकते हैं एक तरीके से प्लान किया है और घाटी में जाएंगे और एक उच्च स्तरीय टीम भी साथ में जाएगी। घाटी में बढ़ते आतंकी हमलों पर शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रतिक्रियाएं दी हैं, सुनिए। आज आतंकी डरे हुए हैं और इसलिए वो जानबूझकर डराना चाहते हैं जम्मू कश्मीर की आवाम को। जम्मू कश्मीर अमन अमान के रास्ते पर है, वहां सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास हो रहा है। भारत सरकार के मंत्री जाकर भारत सरकार की योजना को लागू कर रहे हैं। मनोज सिन्हा जी की क़यादत में बेहतरीन काम जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है। जम्मू कश्मीर तरक्की के रास्ते पर है, इसलिए पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त लोगों को कुछ चीजें अच्छी नहीं लग रही और वो अगर कायराना हरकत कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, वो डरा नहीं सकेंगे।
ऐसी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और जम्मू कश्मीर को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और जम्मू कश्मीर के अवाम पूरी तरह वहां शांति चाहती है, अमन चाहती है, लेकिन कुछ नेता बयानबाजी कर रहे हैं, उधर पाकिस्तान बयानबाजी कर रहा है। आया हूँ वहाँ के जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के हिंदू हैं, सिख हैं, भाई हैं, अगर उनके साथ आतंकवादियों ने जो हरकतें की हैं उसका उनको जवाब मिल रहा है। उनको तो चूहे की बिल से निकाल करके और ऐसे लोगों को उसकी सजा मिलेगी और उनके आकाओं को भी। लेकिन जो लोग भटक रहे हैं उत्तर प्रदेश में, रैलियां कर रहे हैं, रथ यात्राएं निकाल रहे हैं, उनकी जबान से कश्मीर के उन अल्पसंख्यकों के जुल्म पर एक लफ्ज हमने सुनाई नहीं पड़ा। इसको कहते हैं कि सिलेक्टिव तरीके से जो है वो अपना विरोध तय करना, कि कहां पर सियासत है, हाँ चुनाव होता तो हो सकता है वहां पे भटकने लगती है, लेकिन चुनाव तो उत्तर प्रदेश में है तो कश्मीर दिखाई नहीं पड़ेगा उनको। शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी को आपने सुना। नकवी साहब ने साथ कहा कि चूहे के बिल से निकालेंगे और उसके बाद सजा देंगे। टारगेट किलिंग क्यों है, जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। पाकिस्तान परस्त आतंकी क्यों कर रहे हैं टारगेट किलिंग, आखिर टारगेट किलिंग के नए प्लान पर काम कर रहे हैं, यहां हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं क्या है। क्या टारगेट किलिंग क्यों हो रही है? आसान लक्ष्य की तलाश, जोखिम कम है इसमें। क्या है ऑपरेशन? ऑपरेशन है ऑल आउट के बीच जिंदा होने का संदेश देना। घाटी से 370 हटने के बाद की यह बौखलाहट है जो अब दिख रही है टारगेट किलिंग के दौरान। तालिबान शासन के बाद कट्टरपंथियों में एक तरीके का उत्साह है। वापस लौट रहे कश्मीरी पंडितों और सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं। कश्मीर में गैर मुस्लिमों को नौकरी के खिलाफ है। कश्मीरी पंडित के लिए बन रही नई कॉलोनियों का भी विरोध है। यह विरोध इस तरीके से जताया जा रहा है, दहशत पैदा कर कश्मीरी पंडितों की वापसी पर रोक लगाना है। यह सब है टारगेट किलिंग का। जी हां, आतंक पर वार क्या है यह भी हम आपको समझाएंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद होगा समझने के लिए कि आखिर क्या है। हम अपने पैनल से आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ राकेश शर्मा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, साथ ही साथ इरफा जान है प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, आरजू काजमी है पाकिस्तान से हमसे जुड़ रही है, पत्रकार हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड जेकेएस परिहार साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ। एक बड़ा पैनल है, समझने की कोशिश करेंगे टारगेट किलिंग क्या है, पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है और आने वाले समय में इससे कैसे डील करना है। पहला सवाल सीधे राकेश शर्मा जी आपसे। राकेश जी, बार बार, हालांकि विपक्ष आज इस पैनल में नहीं है क्योंकि आज विपक्ष ने कहा साहब हम इस पैनल को ज्वाइन नहीं करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ज्वाइन किया, कांग्रेस पार्टी ने ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन राकेश जी सवाल जो बुनियादी उठ रहा है, लोगों ने कहा साहब करेंसी चेंज हो गई, 370 लग गया, अमन शांति आउटरीच प्रोग्राम, लेकिन टारगेट किलिंग नहीं रुक रही है। जो एक शांति का माहौल होना चाहिए, कश्मीरी पंडित वापस जाना चाहते थे, रिहैबिलिटेशन प्लान था, आउटरीच प्रोग्राम था, दिल्ली और दिल को जोड़ने का प्रोग्राम था, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा है दिल्ली और दिल पर। राकेश जी देखिए, ये जो जब से आर्टिकल 370 और 35A हटा है, तब से मैं ये कहना चाहूंगा दावे के साथ में कि हमें शेखियां बगाड़ने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के बीच में खुशहाली आई है, लोगों के बीच में एक आशा की नई किरण आई है। मैं तो बोलता हूं जम्मू तो छोड़ो, कश्मीर में भी एक ऐसी आशा की किरण है। वहां पर टूरिस्ट स्थल खुल गए हुए हैं, बिजनेस ठीक तरीके से चल रहा है और सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैं ये कहूंगा कि आज से कोई 3-4 महीने पहले तक जो हमने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया था, वो उससे मिलिटेंट्स और टेररिस्ट का पूरा सफाया ऑलमोस्ट कर चुके हुए थे। लेकिन ये पिछले 2-3 महीनों से जब से ये मैं कहूंगा 2 कारण बड़े हैं। वो ये कारण है, पहला तो कि जो तालिबान अपनी सत्ता में आया है तो उससे पाकिस्तान का बहुत हौसला अफजाई हुई है, और क्योंकि तालिबान आया पाकिस्तान के हाथों से, तालिबान को पाला उसने, बनाया उसने और लाया भी उसी ने। ठीक है। तो उसके कारण पाकिस्तान जो है इसको बढ़ावा दे रहा है। दूसरा कारण जो है, जो इंटरनल फैक्टर है,
उसमें पॉलिटिकल जो समीकरण बदली हो रहे हैं। आपने देखा है कि गुपकार डिक्लेरेशन जो बनाया था उसके नीचे से मिट्टी खिसक रही है, उनका कोई वजूद नहीं बन पा रहा है, और उस कारण से वो लोग, मैं कहता हूं नीली विली राकेश जी, या ना भी नीचे राकेश जी, मैं देखिए, मैं बहुत छोटी सी चीज आपसे समझना चाहता हूं। राकेश जी, राकेश शर्मा जी, अगर आवाज मिल रही हो आपको, मैं एक छोटी चीज समझना चाहता हूं। टारगेट किलिंग, प्रिंसिपल को मार देना, नॉन मुस्लिम्स को टारगेट बनाकर मार देना, छुप कर वार करना, जेसीओ को मार देना, आप समझिए कि लोगों की भावनाएं कहां जाएंगी। आपने एक मूलभूत बड़ा परिवर्तन किया, हम उसके साथ खड़े हैं। एक झंडा एक निशान के हम साथ खड़े हुए हैं, एक संविधान एक कानून के साथ खड़े हुए हैं, सब चीजों के हम साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अब लोग इस बात पे सवाल उठा रहे हैं कि साहब, उसके बाद भी आज ये घटनाएं जो प्रायोजित है पाकिस्तान से, वो खत्म नहीं हो रही। इसका जवाब आखिर हम कैसे देंगे? देखिए, इसका जवाब जो है, मैं ये कहूंगा कि दो फैक्टर जो मैंने आपको बोला, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल है पाकिस्तान, और जो इन्फिल्ट्रेशन कराता है और आर्थिक मदद देता है, जो कि हम बोलते हैं, हमने इन्फिल्ट्रेशन ऑलमोस्ट जो एलओसी के ऊपर में है रोक दी है। आपने देखा हो, जितनी इन्फिल्ट्रेशन होते हैं मार गिराए जाते हैं, कुछ जरूर आ जाते होंगे अंदर, तो वो चीज को तो हम कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जैसे कौटिल्य ने कहा था, एक्सटर्नल से इंटरनल फैक्टर बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। ठीक, इंटरनल फैक्टर वही समझाने की मैं आपको कोशिश, आपने दो फैक्टर्स बताए हैं, मैं पैनल के पास ओपन करूंगा एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फैक्टर्स पर। इंटरनल फैक्टर जो आपने बताया है सर, गुपकार डिक्लेरेशन आपने बताया, कहा साहब उनकी जमीन भी खिसक रही है, अस्तित्व भी खत्म हो रहा है। इसके लिए इरफा जान हमारे साथ है, प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस की। बहुत स्वागत है इरफा आपका। इरफा जान, ये जो इंटरनल फैक्टर अभी राकेश जी ने बताया है, गुपकार डिक्लेरेशन बताया है, जमीन खिसक रही बताया है, कितना सहमत है? क्या आप लोग ही लोगों को उकसा रही हैं वहां पर? देखिए, ये वही इंसान बोल पाएगा जिसको कश्मीर की कोई समझ नहीं होगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले 30 साल में आपको मेरी आवाज आ रही है जी? पिछले 30 साल में करीबन 8000 वर्कर जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनको मारा गया है, उनको इसी तरीके की घटनाओं में मारा गया है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो हमेशा से पीस के साथ खड़ी है, ना कि एक्टिविटीज के साथ खड़ी है। इरफा जी, मैं बहुत मतलब माफी के साथ रोक रहा हूं आपको, माफी के साथ, सिर्फ अपने समझ के लिए। जो बयान कश्मीर के और वहां के राजनीतिक दलों के आए, चाहे फारूक साहब का हो चीन को लेकर, तालिबान को लेकर, महबूबा मुफ्ती का हो पाकिस्तान को लेकर, इन सब चीजों, आपको लगता है ये एक सेपरेशन की भावना को और ज्वलंत बनाते हैं? ये जो आते हैं बयान, अच्छा ये बयान जब ये सारे लोग दिल्ली में होते हैं तब ऐसे बयान नहीं आते हैं। ये बयान तभी आते हैं जब ये लोग फ्लाई करके कश्मीर में रहते हैं, श्रीनगर में रहते हैं। दिल्ली में फारूक साहब ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। जो भी बयान देते हैं वो श्रीनगर में देते हैं, श्रीनगर को मैसेज देते हैं, एड्रेस करते हैं। अगर उनके ऐसे आप कब तक कि पहली बात, अगर फारूक साहब की इस बात कहने से तो उनको औरतों इज्जत देनी चाहिए, मुझे इस बात कोई बात नहीं लगती। अगर आपकी आवाज में कुछ दिक्कत है, मैं वापस आता हूं। मुझे लगता है कुछ दिक्कत है आपकी आवाज में, मैं वापस आपके पास आऊंगा। परिहार सर आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले आरजू काजमी जी हैं, पाकिस्तान से हमको ज्वाइन कर रही हैं। आरजू जी, आप बड़ी निर्भीक पत्रकार हैं और कई डिबेट्स में आप बैठी हैं हमारे साथ। आपने बिल्कुल पुरजोर तरीके से जो सही चीजें हैं उसको पेश किया है, चाहे वो पाकिस्तान के पक्ष में हो या ना हो। मैं इसके लिए आपका बड़ा सम्मान करता हूं, उम्मीद करता हूं आज भी आप उसी रूप में रहेंगी। आरजू जी, क्या फायदा मिलेगा निहत्थे लोग, प्रिंसिपल, सिख, जो माइनॉरिटीज में है, टारगेट किलिंग, ये एक नया आप कहिए फ्रेज आया है, एक नया वो आया है, गुरिल्ला वॉर चलता था, अब टारगेट किलिंग आ गया है कि छुप के आप किसी को टारगेट बनाइए और मार दीजिए, दहशत फैलाइए, और ये सब कुछ पाकिस्तान से प्रायोजित है। आप सीधे सीधे जीत नहीं सकते हैं, तो आपने साहब एक नया रास्ता निकाल लिया। हालांकि उसका भी जवाब
मुझे लगता है कुछ दिनों में मिलना चाहिए, लेकिन कहां तक वाजिब आप मानते हैं आरजू जी? देखिए अगर पाकिस्तान इस वक्त जिस पोजीशन में है कि वो FATF में भी फंसा हुआ है, चाइना नाराज है, अमेरिका नाराज है, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस तरह की कोई बात करेगा, स्टेट करेगी या गवर्नमेंट करेगी। हाँ, अगर कोई आप कह सकते हैं कि जो ये ग्रुप्स होते हैं जो इंतहा पसंद हैं या जो रिलीजियस एक तरह से बात करते हैं, कश्मीर करते हैं, लेकिन वो भी सिखों को नहीं मारेंगे, क्योंकि सिख कम्युनिटी को पाकिस्तान में बहुत सपोर्ट किया जाता है। यहाँ तो खालिस्तान मूवमेंट तक को सपोर्ट किया जाता है और कहा जाता है कि हम उनके साथ खड़े हैं, हमने जो है वो करतारपुर कॉरिडोर भी उनके लिए ओपन किया है। तो मुझे नहीं लगता कि जो सिख कम्युनिटी को मारा गया है वो किसी तरीके से पाकिस्तान की तरफ से हुआ होगा। लेकिन ये जरूर है कि आपके अंदर कोई गड़बड़ हो सकती है कश्मीर में, लेकिन आपकी जो फौज में इस तरह के जो लोग मिलते हैं, अर्जुन जी, कई सारे ऐसे साक्ष्य हैं, चाहे वो वेपन्स के हों, ड्रोन्स के हों, मेड इन चाइना के हों, मेड इन पाकिस्तान के हों, जो असलहे मिले हैं, इन्फिल्ट्रेशन में जो लोग गिरफ्तार हुए, तो ये बहुत ओपन सच है। मैं भी परिहार साहब को, क्योंकि एक ब्रेक भी लेना है, ब्रेक के बाद परिहार साहब आपको मुझसे बेहतर बता पाएंगे कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या चल रही है। मैं ह्यूमन ग्राउंड्स पर भी आपसे समझूंगा कि कहां तक ये वाजिब है कि उन लोगों को आप टारगेट बना रहे हैं जो लोग आपके टारगेट पे कभी होने नहीं चाहिए। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, पूरा पैनल हमारे साथ रहेगा और समझेंगे कश्मीर में कब तक निहत्तों पर वार, पहला, और दूसरा ये समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को जवाब कब मिलेगा। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे अपने पैनल की तरफ आपको ले चल सकते हैं। हमारे साथ राकेश शर्मा है बीजेपी से, इरफात जान है एनसी, आरजू काजमी पाकिस्तान से हमको ज्वाइन कर रही है, और मेजर जनरल रिटायर्ड JKS परिहार साहब भी हैं। सर, समझने की कोशिश करूंगा परिहार साहब आपसे, स्ट्रैटेजी पॉइंट से 370, 35 से लगातार जवाब, एक तरफ चाइना से फ्रंट, ये एक नई स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान की, इसका जवाब जल्द से जल्द देना होगा हिंदुस्तान को। स्ट्रैटेजी क्या है पाकिस्तान की और हिंदुस्तान को आगे कैसे जवाब देना चाहिए? परिहार साहब जी धन्यवाद। पहले तो मैं शहीदों को अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और समस्या को जो है हमें एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना होगा, बजाय इसके कि आपसी हितों के जो इंटरनल फैक्टर्स के संकीर्ण विचारधारा होती है उसको एक तरफ रखें। ये जो कुछ हो रहा है इसमें दो राय नहीं है कि इसमें ISI और पाकिस्तान आर्मी का काफी बड़ा हाथ उसमें है, और जिस तरह से अगस्त में तालिबान ने अफगानिस्तान में कब्जा किया, तो आप देखिए फरवरी में पाकिस्तान आर्मी ने जो हमारे साथ में जो LOC पे सीज फायर था उसको स्ट्रांगली मेंटेन रखने का समझौता किया। तभी मैंने कहा था कि ये जो है इनका बिल्टअप है, ये आगे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सारे रिसोर्सेज अफगानिस्तान में शिफ्ट करने थे, इसलिए उन्होंने जम्मू कश्मीर पे LOC पे एक्शन को उसमें रोका। अब पाकिस्तान आर्मी के जो सिपाही जवान जो वहां लगे हुए थे वो फ्री हो गए। तालिबान, ISIS और जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा के आतंकवादी वो भी फ्री हो गए। तो करीब 8 से 10 हजार ये लोग हैं, ये अब जम्मू कश्मीर में अपनी गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश में है, और उनका वही टारगेट है कि अगर हम अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट बना सकते हैं तो कश्मीर में क्यों नहीं। मैं हमारी पाकिस्तानी मेहमान से कुछ हद तक सहमत हूं कि पाकिस्तान की सरकार FATF में फंसी हुई है, वो भारत के साथ पैसा क्यों करेगी। मानता हूं कि पाकिस्तान की सरकार नहीं करेगी, मगर पाकिस्तान में सरकार है कहां, वहां तो चलती ISI और आर्मी की है, वो जो काम कर रहे हैं। आप देखिए जब 1990 में जब मैसिव किलिंग वगैरह हुई थी, तब तालिबानी जो थे वो सोवियत संघ के जाने के बाद में एक्टिव हुए थे, और हम उसका असर हमें देखने को मिला था। वही बात अभी दोहराई जा रही है। ISIS का मॉड्यूल ये है कि आप सॉफ्ट टारगेट को अटैक करिए, वो उन्होंने अफगानिस्तान में सिख और हिंदुओं पे किया था, वही वो अब यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये तो चलता रहेगा। अब हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है, आर्मी है, वो अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर हमें जम्मू कश्मीर में संवादहीनता को रोक के उसको आगे समन्वय से। सर, जो इशू आपने उठाया है, मैं क्योंकि आरजू काजमी है हमारे साथ, पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आरजू जी, आपने सुना मेजर जनरल रिटायर्ड JKS परिहार साहब को, कहा साहब हुकूमत पाकिस्तान में नहीं है, जो कुछ भी है ISI है, सेना है, नेटवर्क्स है, आतंकवादी संगठन है, रिश्ते तो शायद अब कब अच्छे होंगे इस पर कोई प्रिडिक्शन
हम और आप दोनों ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिश्ते और खराब कब हो सकते हैं ये शायद हम लोग दोनों लोग तय कर सकते हैं। तो ये एक कदम, और वो भी पीठ में वार जो पाकिस्तान कर रहा है, इसके जिम्मेदार पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान है। क्या एक बार फिर पाकिस्तान एक बड़ी स्ट्राइक के लिए, एक बड़े फैसले के लिए भारत को उकसा नहीं रहा है? आरजू जी। देखिए, बिल्कुल आप एक बात तो आपके साथ में बिल्कुल एग्री करूंगी कि पाकिस्तान में जब भी गवर्नमेंट रही है वो फौज की ही रही है, चाहे वो सामने हो चाहे वो पीछे रहकर गवर्नमेंट चला रहे हो। ये बात तो अब किसी से ढकी छुपी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि क्योंकि इस हमले में बहुत से ऐसे लोग मारे गए हैं या शहीद किए गए हैं जो सिख कम्युनिटी से थे, तो उसमें पाकिस्तान का एक सॉफ्ट कॉर्नर है उनके लिए। पाकिस्तान जो है वो ऐसी इस तरह की बात नहीं कर सकता। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत से ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं यहाँ पर जो मदरसों में पल बढ़ रहे हैं और जगह पर हैं, वो इस तरह की बात कर सकते हैं, और इस चीज़ के लिए आपको आपकी फौज को एक्टिव रहना होगा। जहाँ पे इस तरह की कोई कार्रवाई हो उनको उसी वक्त मार दें, लेकिन ऐसी चीज़ आपके अंदर से भी निकल सकती है। ऐसे लोग आपके अपने मुल्क से आ सकते हैं, ऐसे लोग कश्मीर से भी उठ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान से ही आए हो। इन्फिल्ट्रेशन तो हो ही रहा है लगातार। जो दुश्मन है पाकिस्तानी नागरिक जो है वो पकड़े जा रहे हैं, आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। मैं मतलब इस पर बहस हम लोग ना करें तो अच्छा है। एक बार राकेश शर्मा जी को एक सेकंड देखिए, जो चीजें आपको मिली है, जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान लिखा है, तो वो तो कोई भी ला सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है वो लेकर आना। यहाँ पे भी जब कोई ब्लास्ट होता है, कुछ होता है, सबसे पहले हमारा मीडिया यही कहता है कि जो बॉम्ब निकला है वो भारत मेड है। उस पे हम ठीक है, मैं इस पर बहस नहीं करूंगा, आप मानेंगी नहीं, मैं पूरी रात आपको मनवाता रहूंगा तो भी आप नहीं मानेंगी। मान गया आप, मैं नहीं मनवा पाऊंगा आपको। राकेश शर्मा जी को जाऊंगा। राकेश जी, आरजू जी कह रही है इंटरनल है, मैं कह रहा हूं साहब सब कुछ आप वहां से भेज रहे हैं, सारा धमाका मटेरियल वहां से आ रहा है, आतंकवादी वहां से आ रहा है, और यहां जो चैन अमन शांति की तरफ कश्मीर बढ़ रहा है, एक नया कश्मीर देख रहा है, एक नया कनेक्ट दिल्ली से देख रहा है, युवा अपने आप को बेहतर समझ रहे हैं, एक विकास की सीढ़ी पर कश्मीर चल रहा है। उस सीढ़ी में पत्थर और कंकड़ कब तक डालेगा पाकिस्तान? राकेश जी। देखिए, आरजू जी ने जो कहा मैं ज्यादा काउंटर नहीं करूंगा, बस इतना सा कहूंगा कि पाकिस्तान सपोर्ट चाहे नहीं कर रहा, लेकिन वो ब्लाइंड आई जरूर कर रहा है, या उसको तथा अस्तु या अम्ब्रेला ऊपर से दे रहा है। उसकी सरजमीन के ऊपर में आप जज वो कहती हैं कि उनकी माली हालत इतनी खराब है कि वो घुटने पे है, और FATF के कारण अगर ब्लैक लिस्ट में आ जाए तो वो प्रोंटो लेट जाएंगे नीचे, उस कारण से सपोर्ट नहीं करेगा। तो उसकी इतनी बुरी हालत है। जो अभी पकड़ा गया था एक उरी में मिलिटेंट, वो बहावलपुर के इलाके का था, उसने कहा वो इतने गरीब तबके का था कि उसको 20,000 के लिए आतंकवादी संगठनों ने उसको भेजा था मरने के लिए। तो पाकिस्तान क्या अपने गरीब लोगों को भी नहीं बख्श रहा है कि उनको मरने के लिए यहां भेज रहा है? पाकिस्तान क्यों कैसे कह सकता है कि गुट उनकी जगह में ऑपरेट कर रहे हैं? आप अपने गुटों को कंट्रोल नहीं कर सकते? नहीं, मैं ये कहूंगा क्योंकि पाकिस्तान को मदद की गुटों ने तालिबान को पावर में लाने के लिए, चाहे वो कोई भी हमारे गुट थे, तो वो उसका बदला उनको देना चाहता, इसके कारण से वो नहीं करना चाहता। दूसरी बात ये है कि जो अभी लहर चली है हमारे जम्मू कश्मीर के बीच में, कश्मीर में, ये 1990 की जैसी एक लहर लाने की कोशिश करी जा रही है। तो टारगेट किलिंग किए जा रहे हैं, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने का, पलायन का बनाया जा रहा है। हुए भी हैं थोड़े बहुत, जैसे कि पहले कश्मीरियों का हुआ था, यहां सिलेक्टिव टारगेट किलिंग हुई है। और पिछले कुछ दिनों से मैं ये कहूंगा कि इसके लिए हमें 2-3 कदम जो है बहुत पुख्ता लेने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे। पहला तो एक बहुत स्ट्रांग एक्शन पड़ेगा। मैं राकेश जी आऊंगा, क्योंकि आपने कहा कि इसके लिए कश्मीर को भी एक साथ खड़े होना पड़ेगा, इस टारगेट किलिंग के खिलाफ। मोराल नीचे ना जाए कश्मीर का, कश्मीरियत कहीं बुझ न जाए। इरफा जान साहब है। इरफा जान, हमने सुना पैनलिस्ट को, आपने सबको सुना ही होगा, बहुत सब्र के साथ आप सुन रही थी। पिछली बार कुछ ऑडियो में दिक्कत थी, पूरा नहीं हो पाई थी बात आपकी। इरफा जान, जो रीजनल पार्टीज हैं जम्मू एंड कश्मीर की, उसको भी सामने खड़े होना पड़ेगा, उसको भी ये कहना पड़ेगा कि हाँ साहब ये गलत हो रहा है, उसको भी कहना पड़ेगा कि हम नफरत नहीं फैलाएंगे, उसको भी कहना पड़ेगा कि हाँ 370-35A के साथ हम खड़े हैं, उसको भी कहना पड़ेगा कि हाँ अब जो निशान है वो यहाँ का और दिल्ली का एक है, उसको भी कहना पड़ेगा कि दिल्ली और कश्मीर में कोई फर्क नहीं है, उसको भी कहना पड़ेगा कि हाँ तालिबान, चीन, पाकिस्तान तीनों हमारे दुश्मन है,
अगर सुन नहीं लिया कहेंगे मैंने तो काम आपकी कैसे बात, चलेगा? सुन ली मैंने आपकी बात, अभी तक बहुत हो गई। पहले अब आप सुन लीजिए हम लोगों की यहाँ की रीजनल पार्टीज क्या क्या रही हैं। जिस दिन बिंद्रो जी को इतने निहत्ते तरीके से मारा गया था के घर, ठीक है, कुछ दिक्कत है मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में, टेक्निकल भी दिक्कत है और मुझे लगता है कि कुछ सोच में भी समस्या है, शायद तभी बार बार ऑडियो और वीडियो दोनों चला जा रहा है। मैं आऊंगा आपके पास। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके परिहार साहब हमारे साथ हैं। जब ये कश्मीर की जो रीजनल पार्टीज हैं, एक पार्टी का नाम नहीं हम ले रहे, और अलगवादी संगठन है हुर्रियत और जमात इस्लामी, ये लोग जब कह रहे हैं कि हम 370 को वापस लाएंगे, तो यही तो बढ़ावा दे रहे हैं अलगवाद का। ये इनडायरेक्ट तरीके से कह रहे हैं। कैसे कह सकते हैं कि आप उनको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? और आप जरूर श्रद्धा सुमन दे देते हैं एक वक्त में, लेकिन वो एक वक्त नहीं, बाकी टाइम पे आप नीचे से अंडरहैंड में सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप अपनी पॉलिटिकल माइलेज चाहते हैं। आपको पता है देवेंद्र राणा छोड़ के चले गए और दूसरे बड़े बड़े नेता जो एनसी के छोड़ के चले गए। आप लोगों का वजूद खत्म हो रहा है। वजूद बनाने के लिए आप ऐसे कार्य कर रहे हैं जो देश के हित में नहीं है। कल को यह सांप आप ही को डसेगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके परिहार साहब। अच्छा सर, मुझे रिस्पॉन्ड करने दीजिए। हाँ बिल्कुल मैम, अगर आपकी आवाज हो, मैं बिल्कुल चाहता हूं, क्योंकि आपकी आवाज थी नहीं। करने दीजिए, क्योंकि मैं एक बार भी नहीं आ पाई हूँ। पहली बात, जी 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 जी, जी आप बोलिए। तो जो भी लीडर्स बिंद्रो जी के घर या सुखविंदर कौर जी के घर गए थे, सीनियर लीडर्स में कौन कौन थे? फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, अमित शाह जी ने तो ट्वीट तक नहीं किया। आप लोगों ने तो ट्विटर पे बात नहीं की। आप लोग ये भाजपा ना, दूसरी बात कहते हैं कि अभी दौर में कई किलिंग शुरू हो गई है पिछले 5 दिनों में। इस किलिंग 30 किलिंग्स हुई है इस साल। उन 30 किलिंग्स में से 24 मुस्लिम यानी ग्रेनेड एनकाउंटर लगा। ठीक है, ठीक है राकेश जी, आपने कुछ बातें उठाई इरफा जान ने, और एक मूलभूत सवाल आपके सामने उठाया। शायद ऑडियो उनका नहीं आ रहा है, हम वापस फिर से कोशिश करेंगे उनसे कनेक्ट करने की, इरफा जी से। इरफा जी, ऑडियो आपका बीच में चला जा रहा है, आप चाहिए तो एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करिए, तो शायद हमारा आपका कनेक्ट भी ठीक से हो पाएगा। राकेश जी, इल्जाम आप ही पे लग रहा है कि साहब आप संभाल नहीं पा रहे हैं कश्मीर को। देखिए, ये जो संभालने के लिए हमने इतना कुछ संभाला है। हाँ। मैं बोलता हूं, आप एक आम नागरिक जो कश्मीर का है उससे पूछिए, उसकी कितना बेहतरी हुई है। वो नहीं चाहता। ये मैं बोलता हूं 85% जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं। उनको उकसाने वाले, गरीबों को उकसाने वाले, साइकोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन करने वाले, जो मैंने बोला है, यही लोग हैं जो इनडायरेक्ट तरीके से और जमायती के तरीके से, ये वाले इंटरनल फैक्टर हैं, और एक्सटर्नल से वहां से पाकिस्तान से सपोर्ट आती है, वो भी इनडायरेक्ट तरीके से आ रही है। तो हम अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रहे हैं, और जो ऑल आउट ऑपरेशन था उसमें बिल्कुल खत्मा कर दिया था। ये जो दोबारा से हुआ है, ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन की थोड़ी बहुत सपोर्ट ना हो। आपको शायद मैं बोलना नहीं चाहता, कई चीजों का पता भी लगा होगा कि वहां पर उन्होंने सपोर्ट भी अंडरहैंड तरीके से गई हुई है, यहाँ देखा नहीं है। तो ये कहना कि हमने बहुत कुछ नहीं किया, ये मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा। हम इसकी हालत को सुधारेंगे, कश्मीर को फिर से जन्नत बनाएंगे और भारत को सोने की चिड़िया बना के रखेंगे, चाहे हमें अपने ही वो लोग जो कि गलत राह पे हैं उनको मार पीट के रास्ते पे लाना पड़े और जो हथियार उठाए उसको मारना पड़े। ठीक है, लेकिन हम अपने देश को इकट्ठा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब कोशिश हमने यही करी। एक बार वापस एक 30 सेकंड का कमेंट ले लेते हैं आरजू काजमी जी से। आरजू जी, कम से कम कुछ तो हिदायत होनी चाहिए साहब, कि जो मासूम लोग हैं उनकी टारगेट किलिंग पाकिस्तान करा रहा है, जिनका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, आप लोगों को पाकिस्तान से ज्यादा अपने अंदर देखने की जरूरत है कि भारत के अंदर से कौन ये सब कुछ कर रहा है, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है उसपे मुझे तो यही लग रहा है कि आपके अंदर से ही लोग निकल रहे हैं। अंदर से कोई नहीं है आरजू जी, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अंदर से इस समय सशक्त सरकार है, दिल्ली से लेकर कश्मीर तक।
दोनों जगह झंडे एक ही नियम, एक ही कानून है। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप नहीं मानेंगी, मुझे मालूम है ये बात, लेकिन हां, भारत ने भी ठान रखा है कि ये जो टारगेट किलिंग है इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और परिहार साहब इस पर बिल्कुल बता भी चुके हैं कि आने वाला वक्त जो होगा उसमें एक सशक्त जवाब दिया जाएगा। हमारे साथ राकेश शर्मा साहब आप थे, इरफा जान जी थी हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से, आरजू काजमी, मेजर जनरल रिटायर्ड जेकेएस परिहार साहब, आप चारों हमारे साथ थे। कोशिश हमने करी समझने की कि आखिर कश्मीर की दिक्कत क्या है। निष्कर्ष यही है, पाकिस्तान प्रायोजित है टारगेट किलिंग और भारत जल्द इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। देश का सवाल में आज इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।